G20 इवेंट के आयोजन के एक भाग के रूप में आकाशवाणी पोर्ट ब्लेयर केंद्र ने गत 19 अगस्त को पोर्ट ब्लेयर में अंडमान निकोबार द्वीप समूह वैश्विक स्तर पर उभरता पर्यटक गंतव्य विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के क्षेत्रीय कार्यालय में आयोजित इस संगोष्ठी में मुख्य वक्ता के रूप में इन द्वीपों में पर्यटन क्षेत्र से जुड़े श्री मोहम्मद एच जैडवेट, श्री सुरेंद्र प्रहलादका, श्री गिरीश अरोड़ा, डॉक्टर पी अब्दुल सलाम, श्री एम विनोद और पर्यटन विभाग के निदेशक डॉक्टर जतिंदर तथा आमंत्रित लोग उपस्थित थे। सबसे पहले वक्ताओं ने दीप प्रज्वलित कर संगोष्ठी का उद्घाटन किया। इसके बाद आकाशवाणी पोर्ट में क्षेत्रीय समाचार एकांश के संपादक श्री गौरव पटवाल ने उपस्थिति का स्वागत करते हुए अपने विचार व्यक्त किए। देश भर में कई सारे कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं इसको सेलिब्रेट करने के लिए, तो उसी सिलसिले में आकाशवाणी पोर्ट ब्लेयर भी कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है और हमने ये सोचा कि पर्यटन पर भी, क्योंकि पर्यटन अंडमान में काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो इस पर भी एक सेमिनार आयोजित किया जाए और जो लोग वर्षों से पर्यटन के क्षेत्र में यहाँ काम कर रहे हैं उनको हम बुलाएं, उनको आमंत्रित करें और वे अपने विचार, अपने अनुभव साझा करें। तो मैं आज सौभाग्यशाली महसूस कर रहा हूँ कि हम लोगों को उनके विचार सुनने का, उनके अनुभव जानने का एक मौका मिल रहा है। कार्यक्रम में आकाशवाणी की ओर से मेहमान वक्ताओं को गुलदस्ता और स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। संगोष्ठी में मुख्य वक्ताओं ने संबंधित विषयों पर अपनी बात विस्तार से रखी। ये आइलैंड जो है 700 माइल्स नॉर्थ से साउथ चलता है, दिगलीपुर से लेके ग्रेट निकोबार, और आइलैंड होने के कारण दोनों साइड हमारे पानी है, बिग सी देयर, सो द पोटेंशियल ऑफ मेरीन टूरिज्म व्हिच इज द टॉपिक आई एम गोइंग टू टेक इज इमेंस। और करंट सिचुएशन मैरीटाइम टूरिज्म है क्या? मैरीटाइम टूरिज्म बेसिकली एनी काइंड ऑफ टूरिज्म विच इज बेस्ड आउट ऑफ द वाटर। तो इसमें आपके क्रूज शिप्स आ जाएंगे, यॉट्स आ जाएंगे, वाटर स्पोर्ट्स आ जाएंगे, हाउस बोट्स आ जाएंगे, इस तरह का जो भी सी से कनेक्टेड है या रिवर से कनेक्टेड है वो मेरीन टूरिज्म के अंदर में आ जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि आइलैंड होने के कारण हमारा पोटेंशियल जो है ओवरऑल टूरिज्म में, अगर मेरीन टूरिज्म का पोटेंशियल देखें तो 40 to 50% पोटेंशियल आपका मेरीन टूरिज्म से आ सकता है। लैंड बेस्ड टूरिज्म जो हमारे पास है, जो बीचेस हैं, जो बाकी होटल्स और रिसोर्ट्स हैं, वो सब लैंड बेस्ड है, पर मेरीन में आपका इस तरह का पोटेंशियल होता है। तो आज का टूरिज्म का सिचुएशन क्या है कि प्री कोविड के लेवल से मैं आप लोग को समझाना चाहता हूँ कि प्री कोविड जो 2019 या 20 के मार्च तक जो कोविड आया था, तो वो टाइम में हमारा टोटल अप्रॉक्सीमेटली टूरिज्म अराइवल थे 5 लाख, रफली 5-5.5 लाख का फिगर था। और मेरे हिसाब से रेवेन्यू जनरेशन रफली 1500 से 2000 करोड़ का रेवेन्यू टूरिज्म इंडस्ट्री देता था और हजारों आदमी को एम्प्लॉयमेंट देता था, वेदर इट इज लैंड बेस्ड टूरिज्म या ओवरऑल। इसमें से अभी ऑलरेडी मेरे हिसाब से 20 से 25% मेरीन टूरिज्म में के क्रेडिट जाता है। अब क्या है मेरीन टूरिज्म, जैसे मैंने समझाया था, जो करंट सिचुएशन जो है हमारे पास मेरीन टूरिज्म का क्या है। आप जानते हैं हमारे पास आज के डेट में प्राइवेट में 7 से 8 फेरी है, गवर्नमेंट की फेरीज है जो पर्यटन या टूरिस्ट को यहाँ से पोर्ट ब्लेयर से लेके हैवलॉक, नील और दूसरी जगह ले जाते हैं। तो ये एक मेरीन टूरिज्म का भाग पड़ता है।
आप हंड्रेड्स ऑफ स्मॉल बोट्स आप देखे होंगे, आप वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जाइए, बाराटांग के जो क्रीक है उसमें देखिए, नील आइलैंड में देखिए, हैवलॉक में देखिए, जो एलिफेंट बीच जो जाते हैं, तो हंड्रेड्स ऑफ बोट्स, लोकल एंटरप्रेन्योर्स, लोकल अनएम्प्लॉयड यूथ्स एंड पीपल फ्रॉम द आइलैंड हैव इन्वेस्टेड और उन लोग कर रहे हैं। ये भी एक मेरीन टूरिज्म है। आज के डेट में स्कूबा डाइविंग के लिए अंडमान निकोबार इंडिया का हेडक्वार्टर है, विच इज अ वेरी प्राउड थिंग फॉर ऑल ऑफ अस आइलैंडर्स, कि आज अंडमान निकोबार इंडिया में स्कूबा डाइविंग का हेडक्वार्टर बोला जाएगा। हंड्रेड्स ऑफ करोड़ ऑफ रेवेन्यू इज बीइंग जनरेटेड बाय स्कूबा डाइविंग अलोन। यहाँ में नहीं तो भी 25 से 50 डाइव सेंटर्स हैं जिसमें लोकल यूथ्स काम कर रहे हैं, और जो पर्यटन आते हैं उसको डाइविंग सिखाते हैं और डाइविंग का आनंद देते हैं। तो दीज आर सम ऑफ दी एक्टिविटीज विच आर ऑलरेडी देयर इन मैरीन टूरिज्म। हमारे पास सेमी सबमरीन है, हमारे पास वाटर स्पोर्ट्स के जेट स्कीज हैं, स्पीड बोट्स है, कार्बन स्कोप में आप जाएंगे वहां में बहुत एक्टिविटीज, दीज आर ऑल मैरीन टूरिज्म। लेकिन इसमें बहुत कुछ करना है, क्योंकि ओवरऑल स्टैटिस्टिक्स देखा गया है स्पेशली आइलैंड्स में कि 50 to 60% ऑफ द रेवेन्यू जनरेशन कम्स फ्रॉम मैरीन टूरिज्म। क्योंकि आइलैंड्स में व्हाट इज द मेजर अट्रैक्शन, आपका अट्रैक्शन सबसे बड़ा अट्रैक्शन तो सी है। तो ये इसको हम लोग को टैप करना है। अब क्या कर सकते हैं हम लोग आगे चल के, जो हमारा सजेशन है, एक तो फ्लोटिंग होटल्स बोलते हैं, फ्लोटेल्स बोलते हैं, जो आप आज के डेट में कैलकाटा में रिवर में एक फ्लोटेल है। तो इंस्टेड ऑफ हैविंग अ होटल ऑन द लैंड और ऑन नियर द बीच, यू कैन हैव hotels or flotels you call it on the sea. It can be stationary, एंकर कर देते हैं उसको। ये दो तीन रूप से हो सकता है, एक शिप के रूप से होता है कि जो मूवमेंट नहीं करेगा और हार्बर में रहेगा, बट इट हैज अकोमोडेशन 50 रूम्स, 100 रूम्स, 200 रूम्स। दूसरा आप ये भी कर सकते हैं कि जैसा केरला में उन लोग ने ट्राई किया है, फ्लोटिंग कॉटेजेस, एक रिसोर्ट के कनेक्टेड में फ्लोटिंग कॉटेजेस बना सकते हैं। तो ये सब एक्सप्लोर नहीं किया गया है अभी। लक्षद्वीप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ चालू किया है कि मालदीव्स के जैसे फ्लोटेल्स ये करेंगे। हाउस बोट्स आपने सुना होगा, केरला में काफी पॉपुलर है और इंटरनेशनल डोमेस्टिक टूरिस्ट वहां जाते हैं। हमारे यहाँ भी हाउस बोट का पोटेंशियल है, नॉट इन दी ओपन सी, बट हमारे जो क्रीक्स है, बाराटांग है, सीपी घाट के एरिया है और दिगलीपुर के साइड में आप छोटे छोटे हाउस बोट्स लगा सकते हैं, जो क्रीक्स के अंदर मूव भी करेंगे और अंदर ओवरनाइट आदमी लोग, टूरिस्ट लोग रहेंगे। दिस इज मैरीन टूरिज्म और पोटेंशियल बहुत है। हमारा जो द्वीप है बहुत स्ट्रेटेजिकली प्लेस्ड है। आप देखें, अंडमान निकोबार इज वेरी फार अवे फ्रॉम आवर मेनलैंड इंडिया, बट इट इज वेरी वेरी क्लोज टू साउथ ईस्ट एशिया। आप बोले म्यांमार बोले, थाईलैंड बोले, सिंगापुर बोले, मलेशिया बोले और इंडोनेशिया, और ये सभी जगह स्पेशली थाईलैंड और सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया बहुत टूरिज्म में बहुत एक्टिव है। तो यहाँ में एक क्रूज सर्किट अगर बनाया जाए जिसका बेस पोर्ट ब्लेयर हो, और वो क्रूज शिप 300-500 आदमी का क्रूज शिप जो पोर्ट ब्लेयर में बेस रहे और लोगों को लेकर नॉट ओनली इंटर आइलैंड में घूमे, यहाँ से दिगलीपुर से लेके कार निकोबार और साउथ जाए, लेकिन यहाँ से इंटरनेशनल एक कनेक्टिविटी बनाए। म्यांमार, थाईलैंड का फुकेट है, कराबी है, मलेशिया में आपके लंकावी है, इंडोनेशिया में सबांग है। इस तरह का एक सर्किट अगर बनाया जाए with the base port in Port Blair, there is tremendous potential to attract tourists to join the cruise. अब अगर वो ज्वाइन करने के लिए हमारे पोर्ट ब्लेयर आएंगे तो पोर्ट ब्लेयर में भी 2-4 दिन रुकेंगे, फिर वो क्रूज में बैठेंगे, क्रूज से 3-4 दिन 5 दिन घूमेंगे। तो आप सोच सकते हैं कि कितना पोटेंशियल ये हम लोग जनरेट कर सकते हैं। क्रूज शिप्स के मतलब एक्सटेंड करें तो आप छोटे लिवो बोट्स बोलते हैं उसको। पूरे आप अगर गूगल करेंगे आप आइलैंड्स में, तो हर एक आइलैंड आप जाएंगे तो मालदीव जैसे जगह में ऑलमोस्ट 50 to 100
छोटे लिव अबॉर्ड्स है जिसमें 3 से 5 कैबिन रहता है और आदमी लोग उसको हाई वैल्यू आदमी वेरी एक्सपेंसिव मतलब एक दिन में $300 $500 चार्ज करते हैं हम लोग। तो उसमें छोटे बोट्स में बैठते हैं, ये बड़े क्रूज शिप्स नहीं है, छोटे हैं। इसको लेके जैसा पोर्ट ब्लेयर से निकले, एक दिन हैवलॉक में रुके, बोट में रुकेंगे, उतरेंगे, फिर नील में रुके, फिर बैरन देखेंगे। इस तरह एक 4-5 दिन का सर्किट बन सकता है छोटे लिवो बोट्स में। तो ये भी बड़ा पोटेंशियल है। वाटर पार्क्स बना सकते हैं हम लोग, सीप के ऊपर डॉल्फिन एरियम बना सकते हैं, ये गवर्नमेंट अट्रैक्शन बना सकते हैं ताकि ये सी का मेरीन लाइफ के बारे में हम लोग को पता चले। मालदीव्स में हमारे वहाँ सेमी सबमरीन्स है, मालदीव्स में टूरिस्ट फुल सबमरीन्स भी है। पूरा सबमरीन जो सेमी सब तो आधा ऊपर रहता है आधा नीचे रहता है, यू डोंट गो डाउन। मालदीव्स में तो फुल सबमरीन है जो पूरे नीचे तक जाता है ताकि आप पूरा इंटरनल जो ये है सी का जो ट्रेजर विद इन द सी बोलते हैं उसको आप इंजॉय कर सकते हैं। तो इस तरह का पोटेंशियल जो मेरीन टूरिज्म में काफी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हाल में जो मेरीन टूरिज्म से लिंक है सी प्लेन का प्रपोजल रखा है। सो उम्मीद है कि 1-2 साल में हमारे वहाँ सी प्लेन आएंगे जो सी प्लेन सी से उड़ेंगे, सी में लैंड करेंगे। दिस इज पार्ट ऑफ मेरीन टूरिज्म एंड दिस विल नॉट ओनली गिव जॉय राइड्स टू पीपल, मतलब घूमने के लिए ऊपर आइलैंड को देखने के लिए, पर इसके साथ में हमारा कनेक्टिविटी बहुत बढ़ जाएगा। सी प्लेन होगा तो हम नए नए आइलैंड्स में लैंड कर सकेंगे, नए नए आइलैंड्स को टूरिस्ट के लिए खोल सकेंगे। तो ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है जो मेरीन टूरिज्म से लिंक्ड है। अब क्या चाहिए ये सब करने के लिए, ये पोटेंशियल को टैप करने के लिए गवर्नमेंट की सपोर्ट चाहिए, आप लोग जैसे और हम लोग जैसे एंटरप्रेन्योर्स चाहिए, लेकिन इन्वायरमेंट सही होना चाहिए। तो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना बहुत जरूरी है। तो इसमें गवर्नमेंट का रोल है, जो सी डोम्स बनाना जो जाके सी प्लेन्स लैंड हो, क्रूज टर्मिनल बनाना जाके क्रूज शिप्स यहाँ आ सके और यहाँ बेस बना सके अपना, मेरीनास छोटे बोट्स के लिए मेरीनास बनाना पड़ेगा। और उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि पॉलिसी और रेगुलेशन शुड बी इन प्लेस ताकि नए इन्वेस्टमेंट आए और सिंगल विंडो क्लियरेंसेस हो, ताकि जो पैसा अपना डालना चाहते हैं मेरीन टूरिज्म और टूरिज्म इंडस्ट्री में वो आराम से आए, जल्दी से अपना प्रोजेक्ट शुरू करें और जल्दी से एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करें और गवर्नमेंट के लिए और पूरे आइलैंड के लिए रेवेन्यू जनरेट कर सके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्या है सर, आप लोग हम जानते हैं कि हमारे पास जो 90 to 95% फॉरेस्ट है, तो हमारे पास लैंड बहुत कम है यूज करने के लिए। मेरीन टूरिज्म का बढ़ावा करेंगे हम लोग, फ्लोटेल्स बनाएंगे, हाउस बोट्स बनाएंगे, तो ये लैंड के ऊपर प्रेशर कम करेगा। और हम लोग जो जहाँ में पानी हमारे पास तो बहुत है, तो वो कोस्टल एरियाज को हम लोग अकोमोडेशन भी क्रिएट कर सकते हैं, एक्टिविटीज के लिए भी क्रिएट कर। तो ये बहुत जरूरी है मेरीन टूरिज्म, इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ओवरऑल टूरिज्म प्रोडक्ट और इसको हम लोग इग्नोर नहीं करना चाहिए। और इसका पोटेंशियल अभी अंडमान में लगभग 100% और है, जहाँ पे 20-25% ओवरऑल अभी है, अभी उसको 50 तक हम लोग ले जा सकते हैं। फाइनली अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि सस्टेनेबिलिटी और इन्वायरमेंट, क्योंकि हमारा जो सी है वो बहुत फ्रेजाइल है और अगर टूरिस्ट आज आते हैं यहाँ तो ये इसकी खूबसूरती के लिए आते हैं। आज हमने बहुत आइलैंड्स देखा और बहुत कोस्टल स्टेट्स आप इंडिया में भी देखे होंगे कि बीचेस आर वेरी नाइस बट दे आर डर्टी, द वाटर इज एब्सोल्युटली पोल्यूटेड। इसके ऊपर हम लोग को सभी को ध्यान देना पड़ेगा, पॉलिसी मेकर्स और स्टेक होल्डर्स, और इसको इंश्योर करना पड़ेगा कि जो अट्रैक्टिव सी आज लग रहा है, जिसका कलर जो ब्लू आपको दिखता है और एक्वा ग्रीन दिखता है, वो मेंटेन करें, ना तो नहीं तो लोग आएंगे नहीं। तो इसके लिए शिप्स हैव टू बी केयरफुल कि उन लोग जो अपना वेस्ट जनरेट करते हैं वो सी में ना डालें, उसके पास अच्छा सा अरेंजमेंट हो। बाकी जो वाटर स्कीज और जेट स्कीज जो पोल्यूशन क्रिएट करते हैं उनको कंट्रोल करना पड़ेगा। पॉलिसी शुड बी इन प्लेस so that this sustainability and the environmental protection is not ignored. किसी भी टूरिज्म में, स्पेशली मेरीन टूरिज्म जहाँ में हमारे सी के अंदर में एक्सोटिक फिशेस है, एक्सोटिक सी लाइफ है, कोरल्स है, उसको डैमेज ना हो। इन द्वीपों की टूरिज्म सिनेरियो में जो बहुत द्रुत गति से चेंज होती जा रही है, जो आप सब देख रहे हैं,
अपने बचपन से आज तक, और हम भी 50 सालों से इस बात को देख रहे हैं, और जिस तरह ये बदलती जा रही है उसमें अपार संभावनाएं हैं। और ये मैं बड़े विश्वास के साथ कह सकता हूं कि दिस विल बी द बिगेस्ट ड्राइवर ऑफ द ग्रोथ एंड मेजर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए ये क्षेत्र होगा। आपने सुना भी होगा कई ऐसे देश हैं जिनकी पूरी इकोनॉमी टूरिज्म पर निर्भर करती है, मालदीव्स है और भी बहुत से देश हैं। हमारे लिए तो हमारी जो केंद्र सरकार है दशकों से हमें ग्रांट्स दे रही है, यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर दे रही है और हम सस्टेन कर रहे हैं कि हमारे यहाँ स्किल की कोई कमी नहीं है। स्किल डेवलपमेंट हमें करना है, हमें कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है, और ये अगर हो जाता है तो हमारी जो प्राकृतिक सौंदर्य है जो कि दुनिया के किसी भी जगह से अद्वितीय है, तो ऐसी परिस्थिति में जबकि हमारे पास बच्चे हैं जिनके पास प्रतिभा है, अद्वितीय सुंदरता है, और हमारे जो भारत सरकार है वो किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाती जा रही है। अभी कुछ ही दिनों पहले टर्मिनल बिल्डिंग एक कितने वर्ल्ड क्लास वो बना के दी है। हमारे यहाँ कैनी केबल आ गया जिससे कोई भी आएगा तो ये बहुत जरूरी था। सर्विस सेक्टर ये गवर्नमेंट का जॉब नहीं है और ये गवर्नमेंट नहीं कर सकती। वो आप लोग, आपके घर में भी कोई आता है तो आप खुद उसका ध्यान रखते हो, तो ये सर्विस सेक्टर है। और उस सर्विस सेक्टर में निजी उद्योग जो है, चाहे वो होटल हो, चाहे रेस्टोरेंट्स हो, चाहे एक गाड़ी चलाने वाला ट्रेवल वाला हो, और हमारे देश में तो अतिथि देवो भव कहते हैं, तो जो आदमी आता है उसको एक एक्सपीरियंस देना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और जो ट्रेवलर्स आएंगे, जो टूरिस्ट आएंगे, उनके लिए बहुत ही सुखद अनुभव होगा। मैं मानता हूं आगे आने वाले भविष्य में, और अभी भी हो रहा है, बट हमें बाकी सब चीजों पर भी ध्यान देना होगा। कोविड के पहले 5 लाख के करीब टूरिस्ट आते थे, बट कोविड तो महामारी, वैश्विक महामारी थी, हमारे पूरे देश में भी इसका हर चीज के क्षेत्र में इसका असर पड़ा, और टूरिज्म इंडस्ट्री पर तो बहुत ही असर पड़ा। अभी आपने देखा 2 दिन पहले ही कैरावैन पॉलिसी, जैसे ये बाकी मेरीन के लिए पॉलिसीज, या हम हाउस बोट या इसकी बात कर रहे हैं, तो होटल के अलावा आप ऐसे ट्रक रहेंगे जो आपको यहाँ से डिगलीपुर तक ले जा सके। तो उसमें बहुत लोग, हमारे जो लोग आते हैं वो इंटरेस्टेड होंगे कि उनको वो स्टार सुविधा भी मिल रही है और वो जा रहे हैं। तो उस क्षेत्र में आपको हर जगह के लोग, वहां के जो लोकल लोग होंगे उनको सर्विस प्रोवाइड करना, उनको सपोर्ट करने के लिए बहुत सी सुविधाएं मिल जाएंगी। जो टूर पैकेज हमारे जो बनेंगे, जैसे अभी आप लोग मिडिल ईस्ट में कहीं जाना चाहते हो, बैंकॉक जाना चाहते हो, सिंगापुर जाना चाहते हो, और कहीं जाना चाहते हो, तो जो टूर पैकेज है वो ऐसे बनने चाहिए जो सब लोगों के बस में हो। हमारे लोगों के पास स्किल है, मगर उस स्किल को हमको वर्ल्ड क्लास लेवल पर ले जाना है। भारत सरकार नीति आयोग के साथ मिलकर और हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर स्मिथ, रॉस, लॉन्ग आइलैंड, एविस आइलैंड और हडबे में प्राइवेट रिसोर्ट खोलने के लिए तो उस समय भी आप देखेंगे हम यहाँ के लोगों को वहां पर बहुत सा काम करने का मौका मिलेगा। और ये जो आइलैंड टू आइलैंड कनेक्टिविटी है वो बढ़ेगी। तो हमारे बोट ऑपरेटर्स हैं, जो ये बेस प्लेस होगा पोर्ट ब्लेयर, वहां पर एक्टिविटी बढ़ेगी, तो हमको हमारे बच्चों को, आइलैंडर्स को काम करने की पूरी संभावनाएं मिलेगी और सबकी इकोनॉमिक स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी। प्रशासन और टूरिज्म स्टेक होल्डर्स, टूरिस्ट, ये सब एक इकोसिस्टम है। ये सब मिलकर ही एक इकोसिस्टम जो बनता है
उसके द्वारा ही कोई डेस्टिनेशन सक्सेसफुल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन सकती है। तो एक टीम की तरह ही काम हो सकता है, जो यहाँ के लोकल रेजिडेंट्स भी हैं, टूरिस्ट भी आते हैं, जो सभी हमारे टूरिज्म स्टेक होल्डर्स हैं, सबका अपना एक इम्पोर्टेंट पार्टिसिपेशन है। वेरियस पॉलिसीज जो एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा विद सजेशंस ऑफ द स्टेक होल्डर्स, ऑब्जेक्शंस, क्लेम्स पब्लिक के भी, उससे मिलके एक पॉलिसी हर कुछ चीज़ों का, जैसे कि कैरल पॉलिसी का बात हुआ, वो एक ड्राफ्ट पॉलिसी पब्लिक डोमेन में है इस टाइम, और उसमें आप लोग अपने सजेशंस दे सकते हैं। मैं इसमें ये भी बताना चाहूँगा कि इस तरह से पॉलिसी से ये जब पब्लिसाइज होती है तो इससे बाकी स्टेट्स और यूटीज में भी पता लगता है कि ऐसा कुछ यहाँ पे हो रहा है। चंडीगढ़ से भी मुझे कल कॉल आया कि सर आपके यहाँ पे ऐसा कुछ हो रहा है कि हम इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो वहाँ पे पता लगता है। तो इस तरह से एक प्रमोशन होता है। कुछ भी पॉलिसी एक तरह से डिफरेंट कोई पॉलिसी आती है तो उससे भी बर्ड वॉचिंग का हम पॉलिसी ड्राफ्ट तैयार किए हैं, और ये भी अपना पब्लिक डोमेन में हमने डाला है सजेशंस ऑब्जेक्शंस के लिए। और ऐसे ही हम हाउस बोट का पॉलिसी लेकर आ रहे हैं, वो भी आप लोगों के सपोर्ट से, आपके सजेशन से एक फाइनल तैयार होगी पॉलिसी। तो उसके साथ साथ मैं बताना चाहूँगा कि हम नाइट कैकिंग का भी ये पॉलिसी आएगा, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म से अप्रूवल गया हुआ है, वहाँ से होते ही ये हो जाएगा। तो एक हम ब्रांडिंग और प्रमोशन के लिए अंडमान को एक एज अ ब्रांड प्रमोशन करने के लिए क्रिएटिव एजेंसी को एडमिनिस्ट्रेशन हायर कर रहा है, कि जिसमें मैं बताना चाहूँगा बड़ी बड़ी मतलब कंपनीज ने पार्टिसिपेट किया है। तो कॉमर्शियल्स, जिंगल्स, ये सब बना के हम अंडमान को प्रमोट कर सकेंगे। बात हुई थी सी प्लेन कनेक्टिविटी की, तो मैं डायरेक्टर सिविल एविएशन का भी चार्ज है, तो मैं इस बारे में भी थोड़ा प्रकाश डाल सकता हूँ कि सी प्लेन कनेक्टिविटी को लेके बड़ा मतलब स्विफ्टली काम किया जा रहा है कि हम कहाँ कहाँ जल्दी से जल्दी इस चीज़ को ला सकते हैं। लॉन्ग आइलैंड, सोरादीप और शहीदीप, हमें एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस भी मिल रहे हैं इस चीज़ से रिलेटेड, तो ये भी बड़ी जल्दी ही कर दिया जाएगा इसको भी शुरू। और बात हुई थी कि रीजनल कनेक्टिविटी की अगर हम बात करें उड़ान स्कीम की, तो शिवपुर में आप लोग जानते हैं कि वो भी बनकर तैयार है, वो भी जल्दी ही ऑपरेशनलाइज हो जाएगा। और कार निकोबार और कैम्बल बे, ये एक तरह से एक सर्किट की तरह उड़ान स्कीम, जिससे हमारे जो सभी आइलैंड्स में प्रेजेंट हमारे भाई बहन हैं उधर रहते हैं, उन लोगों के लिए भी एक बड़ा ही वो हो जाएगा, सुगम ये अनुभव होगा कि वो यहाँ पर पोर्ट ब्लेयर और अपने गंतव्य पर आराम से जा सकेंगे। दूसरा मैं ये बताना चाहूँगा कि इसको इंटरनेशनल कनेक्टिविटी के लिए भी हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं। अंडमान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ भी हम मिलकर और बाकी स्टेक होल्डर्स के साथ भी मिलकर CCI के साथ हम एक बेस पेपर तैयार कर रहे हैं, जिससे अंडमान एज अ इंटरनेशनल डेस्टिनेशन प्रमोट कर सके। इसको एक हम तैयार करके ऑपरेटर्स को पिच करेंगे। तो ये एक मैं इस मंच के माध्यम से बताना चाहूँगा कि हम पूरे प्रयास कर रहे हैं और कुछ चीज़ें फ्रूटफुल भी हो रही हैं। अगर हम बात करें कुछ ऑपरेटर जैसे टूर ऑपरेटर्स लगा लो, स्कूबा लगा लो, ये सब तो हम अपना जितना सपोर्ट होता है कि टाइम ये चीज़ें होते रहे। साथ ही साथ कुछ नई एक्टिविटीज़ भी यहाँ जो शुरू करना चाहते हैं उनके सपोर्ट में भी हैं। पैरा मोटरिंग को लेकर भी हमारे पास कुछ लोग अप्रोच किए हैं, तो उस चीज़ को भी हम पूरा करने की प्रयास कर रहे हैं। तो मतलब एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा इसमें सपोर्ट है, एफर्ट्स है। हमारे ऑनरेबल LG सर और चीफ सेक्रेटरी सर वो निरंतर टूरिज्म को लेके मीटिंग करते हैं सैटरडे को भी, कि आप क्या प्रोग्रेस है, रिव्यू, वो टाइमली बहुत रिव्यू करते रहते हैं कि आपका ये पॉलिसी कहाँ है, ये क्या चल रहा है, अभी हम और क्या नया कर सकते हैं इस चीज़ में। तो उनके डायरेक्शंस और इनिशिएटिव्स और एफर्ट्स की वजह से हम लोग इन चीज़ों में आगे बढ़ पा रहे हैं। और मैं ये बताना चाहूँगा कि हम एक एज अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन अगर कोई प्लेस को प्रमोट करते हैं तो उसके साथ साथ हमें ऐसे कुछ एफर्ट्स करने चाहिए कि वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली हो। कोई भी हमारी पॉलिसी है वो भी यही चीज़ ध्यान में रख के की जाती है, और ताकि मतलब लोगों तक ये टूरिस्ट भी आए, उन तक ये हमारी बात पहुँचे कि हमारे सारे इनिशिएटिव जो हैं वो एनवायरनमेंट को नुकसान कम से कम पहुँचे। और हम
एक तरह से ऐसा एक सस्टेनेबल टूरिज्म यहाँ पे डेवलप करें कि हम आगे बढ़े, लेकिन हमारे जो एनवायरनमेंट नेचर जो हमें इतना कुछ दे रही है, जो हम इतने प्रिस्टीन आइलैंड्स में रहते हैं और इन बीच को इतना एडोर करते हैं, तो उसको नुकसान ना पहुंचे और हम एक सस्टेनेबल टूरिस्ट डेस्टिनेशन की तरह अंडमान को आगे बढ़ाएं। ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर जो है वो वैसे ही फास्ट ग्रोइंग और एक बहुत बड़ा सेक्टर है वर्ल्ड वाइड, और इंडिया में भी आपने देखा होगा कोविड के बाद बहुत चेंज आया है। डोमेस्टिक टूरिज्म में बहुत बूस्ट आया है, कभी उसको हमने रिवेंज टूरिज्म बोला या डोमेस्टिक, क्योंकि इंटरनेशनल बंद था तो लोगों को डोमेस्टिक टूरिज्म एक्सप्लोर करने का मौका मिला और एक बहुत बड़ा सर्ज आया पूरी इंडस्ट्री में। 2022 में ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर was about 15.7 trillion rupees, which is expected to grow this year by to 16.5 trillion. आप साइज का अंदाजा लगाइए कितना बड़ा सेक्टर है ये। It accounts for 7.5% of India's GDP and 2030 तक ये बढ़कर 10% कंट्रीब्यूट करेगा। 2028 तक the entire tourism hospitality sector would contribute about 512 billion USD and it will create about 53 million jobs by 2029. ये सेक्टर में बहुत पोटेंशियल है, और अब अगर इसको हम अंडमान के कॉन्टेक्स्ट से देखें तो अंडमान में because there is no other industry, so tourism is the only industry and the largest जॉब जनरेटर, एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटीज दे रहा है। आफ्टर गवर्नमेंट सेक्टर या गवर्नमेंट जॉब्स या सिविल कंस्ट्रक्शन के बाद में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू, सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज अगर हैं तो टूरिज्म सेक्टर में है। आज अंडमान के हर घर में डायरेक्टली इनडायरेक्टली एवरीबडी इज कनेक्टेड टू टूरिज्म। 2010-11 में करीब 1.9 लाख टूरिस्ट आ रहे थे और आज कोविड से जस्ट पहले 19-20 में 5,20,000 टूरिस्ट थे, करीब 5,20,000 टूरिस्ट थे। वी आर वेरी होपफुल कि इस साल, इस सीजन से द नंबर्स विल बी मच मोर देन 5.5 लाख एंड वी आर एक्सपेक्टिंग, पहले 22 फ्लाइट आते थे कोविड से पहले, वी आर एक्सपेक्टिंग अबाउट 30 फ्लाइट्स बाय जनवरी and in the next 4-5 years we will be very soon touching about 50 flights a day. Hospitality sector is a very broad term. Hospitality में बहुत कुछ आता है। पहला, I'll just give you an example of what all sectors it covers. One is accommodation, hotels, rooms, bread and breakfast, resorts, food and beverages, आपके रेस्टोरेंट्स हो गए, कैफेज हो गए, बार्स हो गए, फूड कोर्ट हो गया, फूड ट्रक्स हो गया, एनीथिंग रिलेटेड विद फूड एंड बेवरेजेस। ट्रैवल एंड ट्रांसपोर्टेशन, एयर टिकट हो गया, ट्रेन टिकट हो गया, रोड हो गया, बस हो गया, कार हो गया, टैक्सी हो गया, एनीथिंग, फेरीज हैं, तो ये सब ट्रांसपोर्टेशन, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन विल कम अंडर ट्रैवल एंड ट्रांसपोर्ट। देन वी हैव टूर एंड ट्रैवल्स, ट्रैवल एजेंट्स हैं, ऑनलाइन ट्रैवल एजेंट्स हैं, डेस्टिनेशन मैनेजमेंट कंपनीज हैं, पीपल डायरेक्टली इनडायरेक्टली कनेक्टेड विद प्रमोशन ऑफ टूरिज्म, टूरिज्म बोर्ड्स हैं। देन वी हैव समथिंग कॉल्ड माइस, मीटिंग, इंसेंटिव, कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशंस। दिस इज अ वेरी बिग सेक्टर। कॉर्पोरेट सेक्टर के मीटिंग्स होते हैं, दे गो टू डिफरेंट डेस्टिनेशंस, दैट गिव्स बूस्ट टू द लोकल इकोनॉमी, वो वहाँ के टूरिज्म को प्रमोट करता है। इसके साथ एक बहुत ही इंडिया में स्पेशली एक बहुत बड़ा सेक्टर है वेडिंग। तो आजकल हम माइस में वेडिंग भी इंक्लूड करते हैं। वेडिंग इज ऑल्सो आजकल एक फैशन है डेस्टिनेशन वेडिंग का, तो पीपल गो टू डिफरेंट डेस्टिनेशन फॉर वेडिंग, तो ये भी एक टूरिज्म को बहुत बड़ा सेक्टर है। रिक्रिएशन, नाउ रिक्रिएशन इज हेल्थ, वेलनेस, स्पास हैं, आयुर्वेदा रिसोर्ट्स हैं, स्ट्रेस रिजुविनेशन के लिए रिसोर्ट्स बने हुए हैं, तो ये एक अलग सेक्टर है जिसको हम रिक्रिएशन सेक्टर बोलते हैं। देन वी हैव एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट इज लाइक थीम पार्क्स, वाटर पार्क्स, डिज्नी वर्ल्ड हो गया या क्लब्स हो गए, कैसीनोज हो गए, कॉन्सर्ट्स हो गए। Then we have the attractions, things to do, places of interest where people go and visit, water sport, diving,
kayaking, adventure sport, mountain biking. There are a lot of activities. यहाँ पे boarding है, trekking है, stargazing है, whatever activities यहाँ पे हमारे पास है, places of interest हैं. एक और सेक्टर है जो हॉस्पिटैलिटी के अंदर आता है जो टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, द सॉफ्टवेयर वी यूज. अभी ऑनलाइन ट्रैवल एजेंट्स जो सॉफ्टवेयर पे बुकिंग कर रहे हैं, दीज आर ऑल ऐप बेस्ड या ऑनलाइन बुकिंग हो रहा है. प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, होटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, पॉस मशीन्स हैं, रेवेन्यू मैनेजमेंट है, रेपुटेशन मैनेजमेंट है, जैसे ट्रिप एडवाइजर हो गया या गूगल के रिव्यूज आ रहे हैं. दीज आर ऑल रेपुटेशन मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर. देन देयर समथिंग कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स. आजकल आप देख रहे होंगे कई लोग सोशल मीडिया पे किसी प्रॉपर्टी को प्रमोट कर रहे हैं, किसी रेस्टोरेंट को प्रमोट कर रहे हैं, नए डेस्टिनेशन को प्रमोट कर रहे हैं. दीज आर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स. तो ये भी एक जॉब अपॉर्चुनिटी है. देन वी हैव समथिंग कॉल्ड क्रूज टूरिज्म, स्पोर्ट्स टूरिज्म. स्पोर्ट्स टूरिज्म में गॉड टूरिज्म है, क्रिकेट्स है, टेम्पल टूरिज्म है, पेट्रियोटिक टूरिज्म है. तो इस तरह के सारे सेक्टर्स को मिला के वी से दैट दिस इज अ हॉस्पिटैलिटी सेक्टर. तो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं. एंटरप्रेन्योर होगा वही कोई ना किसी को जॉब देगा. सो वी हैव टू लुक टुवर्ड्स डेवलपिंग आवरसेल्व्स एज एन एंटरप्रेन्योर. अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं. देयर कैन बी opportunities which are very capital intensive, but if you don't have that deep pockets, you can always start from smaller investments, smaller opportunities which require lesser capital. अगर आपके पास घर है, 2-3-4 एक्स्ट्रा रूम्स हैं, you can start it. आप ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हो, Airbnb में रजिस्टर कर सकते हो, अदर साइट्स जिसपे ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट बिकता है वहाँ रजिस्टर कर सकते हो. You can start from your house itself. Then there is something like guided tours. आजकल लोग जो evolved tourist है, they don't only come to see the destination, they want to experience the destination. They want to see what is there, वहाँ local क्या है, local लोग खाते क्या हैं, करते क्या हैं, उनका फार्मिंग कैसा है, या वेजिटेबल वहाँ पे क्या ग्रो हो रहा है, वहाँ में उसको टेस्ट करने का, एक्सपीरियंस करने के लिए they want experiential tourism. So they are looking for guides who can be their tour escorts and take them around for 4 days, 5 days, 10 days, whatever, and take them around the entire island and explore the rural tourism, real taste of that place. Handicraft तो आपको पता ही होगा, but handicraft में innovation की जरूरत है. आज हमारे पास 10 साल से जो handicraft चल रहा है वही चल रहा है. टूरिस्ट को क्रिएटिव चाहिए. So anything which is connected with Andaman, sea, marine, corals, wildlife, whatever, में उसमें अगर हम क्रिएटिवली कुछ और हैंडीक्राफ्ट डेवलप करें तो उसका बहुत डिमांड है. टूरिस्ट एक्चुअली उनको यहाँ से लेके जो जा रहे हैं वो 90% चीज यहाँ प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, सब हम बाहर से मंगाते हैं और उनको बेच रहे हैं. सो गुड हाई वैल्यू, लॉट ऑफ ज्वेलरी कैन बी, ट्राइबल ज्वेलरी कैन बी डिजाइन which these tourists would appreciate, and उसका perceived value बहुत हाई होता है. You can charge a very good rate. उसका ये नहीं है कि वो सस्ता बिकेगा. If you can design well good jewelry out of shells, corals, legal corals which is allowed, तो tourists would like to take it as a souvenir. So there is something called sustainable tourism. What is sustainable tourism? Sustainable tourism means that you are using the local resource but benefiting the local economy. लोकल लोगों को रोजगार मिल रहा है, लोकल लोगों से आप प्रोक्योर कर रहे हो जितना हो सकता है. सब कुछ यहाँ नहीं मिलता है, but at least if you have a resort in Havelock, we try our best कि वहाँ के फार्मर से एटलीस्ट टेंडर कोकोनट वहाँ का मिल जाए, पाइनएप्पल बनाना वहाँ का मिल जाए. मेरे बुफे में ऐसे 3-4 आइटम हो जो मैं वहाँ के लोकल रिसोर्सेज से यूज करूँ, ताकि उसके वहाँ के फार्मर को मोटिवेशन हो कि मैं इस तरह की चीजें कल्टीवेट करूं, क्योंकि उसका कंजम्पशन बढ़ा है. अगर मैं लोकल फिशरमैन से फिश लेता हूं, चाहे थोड़ा महंगा भी लेता हूं, तो वो उसमें इन्वेस्ट करेगा, अपना टाइम और मनी और इन्वेस्ट करेगा और कोशिश करेगा कि मैं उस फ्रीजर ले लूं, मैं बड़ा बोट ले लूं और मैं यहाँ के रिसोर्ट्स को सप्लाई करूं. तो वी हैव टू प्रमोट देम, हेल्प देम, हैंड होल्ड देम एंड एंश्योर कि लोकल इकोनॉमी डेवलप हो रही है. और वंस द लोकल पीपल आर गेटिंग इन्वॉल्व, only then it becomes a sustainable tourism. There are some very good eco adventure tourism which has now started gradually. Bird watching है,
kayaking है, sailing है, stargazing है, cycling tours है, mountain biking है, mountain biking मतलब cycling, not the motor ones, mountain biking है, beach tours है, intertidal walks है, then game fishing, snorkeling, scuba diving, water sports ये तो है ही है. So these activities have actually, tourists are appreciating these activities. उन्होंने कभी इंटरटाइडल जब वो लो टाइड होता है पानी में, उन्होंने कभी वो जो मरीन लाइफ है वो कभी अपने लाइफ में देखा नहीं होता है. उनको पता ही नहीं है ये सब क्या चीज है. Once you take them around, the guides take them and show them, they are ready to pay money and they appreciate, and then they also become very conscious about the environment. So और इसके लिए कोई पैसा नहीं लग रहा है, आप अपना टाइम दे रहे हो and you are earning money, and it is actually, अपनी तरफ से बताओ तो I have 3 naturalists working for me and we pay them on the range of 70 to 80,000 per month. I'm just giving you an idea क्या possibility है सैलरी पे भी, तो आप अपना खुद का कर सकते हैं. Having said that, I would all request you all to become job providers. Entrepreneurs की तरफ देखिए और together we can all contribute to India's growth and help India becoming the 3rd largest economy. Normally होता क्या है, we import maximum things from outside and we also pay a huge amount as a travel agent commission to the tour operators sitting in Delhi, Mumbai or Chennai. In this way, the economy, the amount which is injected in Andaman economy is getting leaked. Tourism is the largest industry of the world and ecotourism is the fastest growing segment of tourism industry. The term ecotourism can be interpreted as a journey by a tourist to a remote area with the aim of enjoying and learning about nature, history and culture in an area where the tourism patterns help the local community's economy and support nature conservations. Geographic isolation of Andaman Nicobar Islands has gifted the island with a huge degree of endemism of plants and animals. There are 96 wildlife sanctuaries, 9 national parks, 1 biosphere reserves in these islands, which is the largest number in any Indian state, almost covering 20% of land mass in the islands. All these natural assets have made the Andaman Nicobar Islands an ideal place for ecotourism. People from Diglipur to Little Andaman are getting direct, indirect and induced benefits of income and employment from tourism industry. From the local community, many came forward and started their own startup in the area of hotel, travel agency, tour operation, transport operator, restaurants, tour guiding, adventure sports, boating, handicrafts, and many are working in these enterprises. At the same time, 22 picturesque islands are scattered over a large area of Andaman Sea to form the Nicobar district, which can be considered one of the most beautiful and at the same time mysterious part of the Indian territory. Nicobar has so much to offer the world that is extraordinarily beautiful and very unique. There are very few parts of our country so fascinating as the Nicobar Islands, but about which so little is known. The potential of ecotourism is great in Nicobar group of islands. Most islands host unique terrestrial flora, fauna with a large number of endemic species, exotic coral reefs and marine ecosystem, plus special geographical features and attractive landscapes. In many islands, community preserves traditions and living culture that are also a great interest for sensitive and educated visitors. Ecotourism development in Nicobar Islands can assist to tackle
the problem that insularity and isolation cause to these islands. To conclude, ecotourism activities must also support the regional development of less favored areas of islands and contribute to poverty alleviations through careful planning of resource use and development. Affirmative action policies such as purchasing local goods and services, carrying capacity building, focused education and training has to be taken care of before introducing ecotourism venture in Nicobar group of islands to get maximum community benefits. आज यहाँ की युवा पीढ़ी है, उनके मन में ये बैठा हुआ है कि मैंने पढ़ाई किया, ग्रेजुएशन किया, गवर्नमेंट जॉब में ट्राई करना है, 10 जॉब 20 जॉब। ऐसा नहीं है। पर्यटन क्षेत्र संभावनाएं, यहाँ पर्यटन छोड़कर किसी भी क्षेत्र में कोई संभावनाएं हमारे युवाओं के लिए नहीं है। गवर्नमेंट क्षेत्र के बाद सबसे ज्यादा जॉब प्रोवाइडर पर्यटन क्षेत्र है। पर्यटन में भी लोगों को ये परिभाषा है कि मेरा को ट्रैवल एजेंट अगर मैं बन गया तो मैं पर्यटन क्षेत्र का मैं एक स्टेक होल्डर हूँ। ऐसा नहीं है। पर्यटन एक बहुत बड़ा व्यवसाय है, हर वर्ग के लोग इसमें जुड़ सकते हैं। ट्रैवल एजेंट बन सकते हैं, टूरिस्ट गाइड बन सकते हैं। आज हमारे यहाँ गाइड की सारी जगह कमी है। पर्यटन विभाग बराबर ट्रेनिंग करवाती है। ये जो आज कैंप लगा है, इस तरह अवेयरनेस लाना है हम लोगों को। कॉलेज में, स्कूल में लोगों को बताना है कि पर्यटन क्षेत्र एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। सिर्फ आप ट्रैवल एजेंट बन के आप पर्यटन उद्योग में, ऐसा नहीं है। आज स्कूबा डाइविंग का बात कर रहे थे, अच्छा लगता है जब आप वाटर स्पोर्ट जाओगे। पहले स्कूबा डाइविंग जब हम लोग पर्यटन के उद्योग शुरू किए थे 25-30 साल पहले, तो मिलियन के लोग करवाते थे। आज 50-100 लोग हमारे अंडमान के द्वीप के लोग स्कूबा करवाते हैं। नील में बोलिए, नील में सारे लोकल एंटरप्रेन्योर्स है। हैवलॉक में लोकल एंटरप्रेन्योर्स से स्कूबा लगा हुआ है। तो पर्यटन क्षेत्र में हमें सबसे पहले अवेयरनेस करना चाहिए, स्कूल्स में, कॉलेजेस में। पहले आपको अगर पर्यटन क्षेत्र में लोन लेना है, काफी समस्या है। अभी पीएमईजीपी स्कीम है, आप एक गाड़ी ले लीजिए, आप गाड़ी लेके खुद चलाइए, खुद गाइड का काम करिए, आपको गवर्नमेंट सर्विस से ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। और आज आपके लिए द्वार खुले हुए हैं। पीएमईजीपी स्कीम है, महिला एंटरप्रेन्योर जाते हैं, उनको अलग से सब्सिडी है। तो बहुत सी अपॉर्चुनिटीज पर्यटन के क्षेत्र में है। अंडमान में आप बहुत कुछ कर सकते हैं। 4 लोग मिलकर एक सी फूड का ट्रक रखिए, एक सी फूड का बना लिए। और सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो ह्यूमन रिसोर्स का है, ह्यूमन रिसोर्स को ट्रेंड स्टाफ हमारे पास बहुत कम है। उसका कारण यह है कि लोग इसको अभी भी उतना सीरियसली नहीं ले रहे। अपॉर्चुनिटीज बहुत है, संभावनाएं असीमित है। संभावनाएं आपकी ट्रैवल एजेंट, होटल ओनर, ऐसा नहीं कि आपका एक होटल होना है, आपका एक बहुत बड़ा ट्रैवल ऑफिस होना है, वहां तक संभावना सीमित नहीं है। आप एक गाड़ी रखेंगे, आप एक टूरिज्म स्टेक होल्डर है। आप एक स्कूबा डाइविंग में कुछ मत करिए, आप 4 लोगों को गाइड करिए, उनके साथ जाइए, आप भी एक टूरिज्म स्टेक होल्डर है। बर्ड वॉचिंग करें, ट्रैकिंग में आप माउंटेन से भी लोग लेके जाते हैं। फिशरीज में 4 गाइड को रखा हुआ उन्होंने, पर हेड 50 रुपए लेते हैं। उन्होंने पहले ट्रेनिंग लिया फिशरीज म्यूजियम में, फिशरीज डिपार्टमेंट से। अब वो बच्चे गाइड का काम कर रहे हैं। उन 4 बच्चों को देख के और 4 लोग प्रेरित हो गए। सेलुलर जेल में पहले 1 था, अभी मेरे ख्याल से 12 लोग हैं। क्रॉस रेंज में 4 जन है, चार्टर में 8 जन है। तो वो जो गाइड है उसका भी सोर्स ऑफ इनकम अच्छा होगा, वो सही जानकारी गेस्ट को दे, जो लोग हैं उनसे सीखे। तो जो गाइड कर रहा है वो भी एक एंटरप्रेन्योर है। तो संभावनाएं बहुत ज्यादा है। ह्यूमन रिसोर्स का मैंने बताया, ट्रेनिंग लेना है। तो संभावनाएं मैं यही कहूंगा सीमित नहीं है। पर्यटन को थोड़ा सीरियस लीजिए। और अंडमान में पर्यटन छोड़कर और कोई बिजनेस अभी नहीं है, फिशरीज और पर्यटन है। वुड बेस्ड इंडस्ट्रीज हमारा बंद है। फिशरीज में हमारे बच्चे भी उतने नहीं पहुंचे। और मुझे बहुत उम्मीद है कि हम लोग जो 5 लाख का फिगर काफी साल से बोल रहे हैं कि हम लोग 5 लाख, वो दिन दूर नहीं है कि अगला कभी मुझे माइक मिले तो हम लोग बोलेंगे कि हम लोग 10 लाख पार किए हैं। हम लोग उससे बहुत आशा है कि हम लोग आगे जाएंगे। कार्यक्रम में आमंत्रित मुख्य वक्ताओं को भारतीय प्राणी सर्वेक्षण की ओर से भी अभिवादन एवं सम्मानित किया गया।
इस पूरे संगोष्ठी का संचालन श्री जाकिर हुसैन और श्रीमती संगीता देवनाथ ने अपनी मधुर वाणी से किया। अंत में आकाशवाणी में G20 की नोडल ऑफिसर ललिता तिग्गा ने धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत किया। मेरे ख्याल से आप सभी ने बहुत ही जानकारी हासिल की होगी, तो आने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद कहना चाहूँगी विशेषकर डायरेक्टर टूरिज्म डॉक्टर जतिंद्र सोहल जी का कि उन्होंने हमारा आमंत्रण स्वीकारा और आए और अपने खूबसूरत विचार रखे। और खासकर मैं धन्यवाद कहना चाहूँगी हमारे वक्ताओं को, मोहम्मद एल जावेद जी, सुरेंद्र प्रहलादका जी, गिरीश अरोड़ा जी, पी अब्दुल सलाम जी और एम विनोद जी को कि उन्होंने अपने जो अनुभव रखे, अपने विचार रखे और इतनी अच्छी तरीके से उन्होंने अपने विचार साझा किए। उम्मीद है आप सबने काफ़ी जानकारी हासिल की होगी। मैं धन्यवाद कहना चाहूँगी JNRM और DBRED के प्रिंसिपल को भी, जिन्होंने अपना सहयोग दिया और स्टूडेंट्स को यहाँ भेजा, क्योंकि ये उन्हीं के फ़ायदे के लिए है। तो उम्मीद है उन्हें ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। मैं धन्यवाद कहना चाहूँगी इंडस्ट्री के डायरेक्टर को, उन्होंने एंटरप्रेन्योर को भेजा, मेरे ख्याल से उनके लिए भी काफ़ी फायदेमंद रहा। और विशेषकर मैं धन्यवाद कहना चाहूँगी ZSI के इंचार्ज शिवा पेरुमान जी को। एक बार पुनः सभी वक्ताओं का और यहाँ पर उपस्थिति का आकाशवाणी परिवार, आकाशवाणी पोर्ट ब्लेयर परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया।